Good evening, students. Sorry, today I have not taken the live class क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी इस वजह से. एंड नाउ आई एम सेंडिंग अ वीडियो ऑफ टुडेज़ टॉपिक. बोर्ड पे सेंड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, आज तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से. तो मैं एक बार इस PDF के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज टुमारो in the live class you can ask. Okay, so let us start structure of atom chapter. And one more thing, in chapter 1 the topic was left molality that I said to you that please maintain your notebook, we will discuss in the next live session. Actually this topic is cut in the this year's session. तो उसी लिए मैंने फिर वो टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं किया. तो अगर आपने नोटबुक में कर लिया है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो उस अकॉर्डिंगली चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. और चैप्टर 1 के NCERT आई टोल्ड यू कि यू हैव टू डू. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनी NCERT क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. ठीक है. तो चैप्टर 2 वी आर स्टार्टिंग नाउ. और चैप्टर नंबर 2 इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हाँ जी, हालांकि जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. इसके बहुत सारे टॉपिक हैं वो कट हो चुके हैं, बट हमें थोड़ा सा उन ओल्ड टॉपिक के भी गो थ्रू होना है ताकि हमें थोड़ा सा माइंड में पिक्चर बने. क्योंकि अर्लियर इन 9th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पुराने जो मॉडल्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया हुआ है. बट इन 11th क्लास वी आर ऑल्सो जस्ट रिवाइजिंग ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, माइंड में एक पिक्चर बन जाए. ओके. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव स्टडीड डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. हाँ जी, पढ़ी थी हमने डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी. डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने एक बात बोली थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो थी कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड एटम. यानी कि एटम का नेम कौन लेकर आया था? डॉल्टन लेके आया था. उसने ये बात बोली थी कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड एटम. उसने बोला था कि एटम इज़ इनडिविजिबल. उसने ये बात भी बोली थी कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है. इनडिविजिबल का मतलब एटम के आगे कोई पार्ट्स नहीं किए जा सकते. बट क्या हुआ बेटा, देखो जब भी कोई साइंस के एक सिस्टम रहता है कि जब भी कोई न्यू थिंग सामने आती है, जैसे कि डॉल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस किया. जब एटम को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया. तो अच्छा एटम भी कुछ होता है, ओके. एटम के बारे में उन्होंने और बहुत सारी बातें जानना स्टार्ट करी. जब उन्होंने एटम के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए तो ये चीज़ें सामने आई कि एटम हैज़ सम काइंड ऑफ पार्टिकल. एटम में भी पार्टिकल हैं. तो वहाँ पर आकर डॉल्टन की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई. डॉल्टन वहाँ पर फेल हो गया जब ये पता चला कि एटम हैज़ पार्टिकल. तो वहाँ पर आकर डॉल्टन की ये बात फिनिश अप हो गई कि एटम इज़ इनडिविजिबल. तो ये बात यहाँ पर आकर कट आउट हुई जब एटम के अंदर पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया गया. तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जनरली बता रही हूँ कि एटम के अंदर बेसिकली कितने पार्टिकल्स होते हैं. देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम्स जनरली. एटम के अंदर बेसिकली, वैसे तो देखो हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप जाओगे आप बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल देखोगे एटम के. बट जनरली जो बेसिकली जो 3 ही हमारे पास होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके स्टूडेंट्स, atom has 3 fundamental particle, that is neutron, electron and proton. Neutron was discovered by James Chadwick. Electron was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by Goldstein. ओके. इनके जो डिस्कवरर्स हैं वो तो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं, बट उसके अलावा इनकी क्या चार्जेस होते हैं, इनका कितना मास होता है, ये सारी चीज़ें अब आपने खुद से लिख लेनी है अगर आप नोट्स में मेंशन करना चाहते हो तो. क्योंकि ये सारी बातें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं. ओके. अगर नहीं आता, आपको पता चलता तो फिर आप मुझे बोलना, मैं आपको टेबल बनाकर भेज दूँगी. ठीक है. अब जब ये बात आई, जब ये पता चला कि एटम के अंदर पार्टिकल हैं, जब ये बात सामने आई कि एटम के अंदर पार्टिकल हैं, तो उस टाइम
हर साइंटिस्ट के माइंड में ये बात आई कि अगर कोई एटम है, उसमें कोई पार्टिकल है, तो भाई वो पार्टिकल है कहाँ, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहाँ पर ये क्वेश्चन आई राइज हुआ कि अगर एटम में भी पार्टिकल हैं तो हाउ दे आर अरेंज, वेयर दे आर लोकेटेड। ठीक है, ये सारी बातें जब सामने आई तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे पहले आंसर करने के लिए हमारे पास कौन आए, जे थॉमसन आए। सबसे पहले हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल आया वो आया जे थॉमसन का। अब जब मैं आपको करवा रही हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था, पर उसके बाद जे थॉमसन ने एक मॉडल भी दिया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। आपको अगर याद आ रहा हो, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं जे थॉमसन के मॉडल को। जे थॉमसन ने बड़ी सिंपल सी बात बताई थी। जे थॉमसन ने ये बात बोली थी कि एन एटम इज़ अ स्फीयर, जो एटम है वो एक स्फीयर है, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर। एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर, यानी कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें कहीं पर एम्बीडेड है। एम्बीडेड मतलब जैसे हम देखते हैं वाटरमेलोन होता है, वाटरमेलोन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन होता है, जो ईटेबल पोर्शन होता है, उसके अंदर ब्लैक सीड्स कहीं कहीं लोकेटेड होते हैं। तो जो ईटेबल पोर्शन है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है, जो ब्लैक सीड्स हैं, वो क्या हो गए, नेगेटिव पार्ट हो गए। तो इसीलिए जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं बिकॉज जो जे थॉमसन जहाँ के रहने वाले थे या जहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर एक प्लम पुडिंग नाम का फ्रूट आया करता था या मिठाई आया करती थी। तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो थोड़ी थोड़ी वाटरमेलोन जैसी थी। जैसे वाटरमेलोन में हमने बताया कि रेड पोर्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव को हम ब्लैक सीड की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो यही चीज़ें प्लम पुडिंग में थे। इसीलिए जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। पर ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे एटम पे। जैसा कि मैंने आपको भी बता ही दिया कि जब भी कभी किसी भी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सभी साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और सबकी अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग एक्सपेरिमेंट है, अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो जे थॉमसन के मॉडल के आने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च किया कि या क्या जे थॉमसन की बात सही है, तो वहाँ पर आकर वो क्या हुआ, ख़राब हो गया मॉडल। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो बाकी साइंटिस्ट ने जो प्रैक्टिकल किया था या एक्सपेरिमेंट किया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। ठीक है, इसीलिए ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। हाँ जी, आफ्टर दैट जे थॉमसन के फेलियर के बाद नेक्स्ट आया था अर्नस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने बेटा यूं ही स्टेटमेंट नहीं दी थी, रदरफोर्ड ने एक फुल ऑन एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने ये चीज़ बोली थी कि अगर किसी भी गोल्ड की फॉयल को किसी जिंक सल्फेट के सिस्टम में रखकर उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए जाते हैं तो बहुत सारी आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस आ गया। वो पार्टिकल वापस क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव, अब देखो अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव जाकर वापस आया, इसका मतलब सामने पॉजिटिव था। देखो इसे मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, और आपने नहीं भी पढ़ा तो आप किसी भी मैटर की हेल्प से इसको कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको फास्ट बता रही हूँ कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई थी गोल्ड की फॉयल के ऊपर, और उससे ये ऑब्जर्वेशन आए थे कि मैनी ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। वो बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट ही निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से। कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गया, 180 डिग्री पे वापस आ गया, क्योंकि पॉजिटिव जाकर वापस आया, इसका मतलब सामने उसे पॉजिटिव मिला। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताई थी। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि कोई भी जो एटम होता है, रदरफोर्ड ने बोला था कि कोई भी अगर एटम है तो एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा उसके सेंटर में लाई करता है, जिसका नेम उन्होंने दिया था न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या बोला था
कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव पार्ट होता है दैट लाई इन इट्स सेंटर ओनली, उसे उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। और इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने ये बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जिस टाइम रदरफोर्ड का मॉडल आया था उस टाइम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता था, न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें पता नहीं था उस टाइम। हमें उस टाइम सिर्फ दो ही पार्टिकल पता थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया। न्यूट्रॉन वहाँ पर डिस्कवर नहीं था तो न्यूट्रॉन की बात उन्होंने नहीं की है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम लाई इन द सेंटर ओनली, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या रही थी? रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रही थी बेटा कि रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो जनरली रिवॉल्व करेगा। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता रहेगा तो आफ्टर रिवॉल्विंग इट विल लूज इट्स एनर्जी। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी एनर्जी प्रॉपरली क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जब ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो ये लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे तो एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, बट दैट इज़ रॉन्ग। एटम इज़ हाईली स्टेबल, एटम इज़ प्रॉपरली स्टेबल, क्योंकि एटम से बहुत सारे मैटर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आकर रदरफोर्ड की बात फेल हो गई थी, क्योंकि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली नहीं बता पाया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की अगर बात करें तो अगर आपको पूछे कि हु हैज़ डिस्कवर्ड न्यूक्लियस तो आपने रदरफोर्ड ही बताना है, क्योंकि रदरफोर्ड की ये बात बिल्कुल सही थी। और आज भी यही बात मानी जाती है कि एटम का पॉजिटिव पार्ट हमेशा उसके सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन रहते हैं। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद भी ये बात बता दी गई थी कि जो न्यूट्रॉन है वो भी कहाँ पर रहेंगे, न्यूक्लियस में। ओके स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक हमें पता लग चुकी हैं। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे। रदरफोर्ड की एक ड्रॉबैक ये भी थी कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट वर देयर एनर्जीज। बिल्कुल वही बात सेम है कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता चलेगी तो ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसकी एनर्जी क्या होती है। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जस्ट एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट दी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जिसको बाद में फेलियर कर दिया गया, ठीक है, नेग्लेजिबल कर दिया गया, माना नहीं गया। तो उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में जब कुछ भी नहीं बताया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के बारे में भी वो कैसे बताता। जब रदरफोर्ड फेल हुआ उसके बाद थर्ड नंबर पर आया बोहर, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया एटम का। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने जस्ट एक मॉडल दिया था। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। अगर 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बताऊँ, पहले मैं 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बताती हूँ, फिर 11th की बात करेंगे, क्योंकि 11th में थोड़ा सा डीप होता है, डीप जाएंगे हम। 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बोहर ने ये बात बोली थी कि कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती है, न्यूक्लियस के सराउंड में कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं जिन्हें उन्होंने नाम दिया था शेल। शेल को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और 11th के लेवल की बात करें तो शेल को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल। इट कैन बी स्टेड, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आया कि बोर ने बोला कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंड में देयर आर पर्टिकुलर क्लासेस विच आर कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लाई इन दीज पर्टिकुलर क्लासेस ओनली। और ये चीज़ भी फिक्स है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सब चीज़ें हमें 9th में पढ़ी हुई हैं। ओके, ये चीज़ें फिक्स हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। शेल्स को
बोहर ने नेम दिया था KLMN, के फर्स्ट शेल हो गया, L सेकंड शेल हो गया, M थर्ड शेल हो गया, ये सब बातें बोहर ने बताई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सेम ही रहना है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस in the center and the electron revolve around its in circular orbits. The electron revolve only in those orbits which have a fixed value of energy. Hence these orbits are called energy level or stationary states. हाँ जी, अब देखो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सराउंड में देयर आर मैनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पाथ में ही रिवॉल्व होते हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि ऐसे ही किसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ वहीं रिवॉल्व करेगा जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। इसीलिए ही शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी शेल की एनर्जी फिक्स होगी तो होगी कितनी। किसी भी शेल की अगर एनर्जी फिक्स होगी तो वो कितनी होगी। देखो स्टूडेंट्स, जो बोर का मॉडल था वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम या बोर का मॉडल बेसिकली हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए था। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के मेरा मतलब ये है, देखो हाइड्रोजन एटम भी हमें पता है कि देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन ओनली। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब भी यही है कि जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि बोहर ने जो स्टडी करी थी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए की थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं की थी। इसीलिए हाइड्रोजन का मॉडल सिर्फ बोहर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मॉडल सेटिस्फाई नहीं करता जो इसने बातें बोली थी। ओके, तो वन इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करके लेके जाना सिर्फ। अब हमने बात करनी है कि किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है तो वो कितनी होती है। हम किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है उससे हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल इज़, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी स्टेशनरी स्टेट एनर्जी लेवल या शेल या ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला गिवन है EN का मतलब है नंबर ऑफ शेल, -2π² mz² E4 अपॉन n² h²। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम +1, तो हीलियम +1 के अंदर एटॉमिक नंबर तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल वो होंगे जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। मालूम है आपको ये चीज़। नेक्स्ट है एन है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ शेल। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है जो 11th में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा बेसिकली केमिस्ट्री में। एक प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, वो शायद आपके फिजिक्स में आएगी, तो वहाँ से एच या प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आप मेंशन भी कर सकते हो, बाकी आगे न्यूमेरिकल में मैंने मेंशन करी भी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, so this is the formula by which we can find the energy of any energy level। और वहाँ पर वो आपको ये भी देगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एनर्जी लेवल में जैसे मान लो फर्स्ट शेल की बात करोगे तो N की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो बेटा, जो हमारे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमारे पास N और Z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। N और Z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में सीधा कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लिख दिया है कि -1312 अपॉन n²। ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन के लिए है, तो आप मेंशन कर लेना कि ये वाला जो फॉर्मूला है
ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जेड को मेंशन नहीं किया है। जेड को इसीलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जेड की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पुट कर रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब अपने को फॉर्मूला भी लर्न करना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी यूज़ होगा, और आप सीधा ये वैल्यू भी लिख सकते हो -1312/n², अगर क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए आता है तो। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के लिए नहीं मेंशन करना चाहते तो इसके साथ Z² लगा लो, जो मैं नोट्स में लगाना भूल गई। आप अपनी फेयर नोटबुक में 1312 के साथ यहाँ पर Z² मेंशन कर लो। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात आएगी तो आपको Z² भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी, अलग होगी। हीलियम के लिए 2 होगी, लिथियम के लिए 3 होगी। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि द एनर्जी लेवल्स ऑफ एनी एटम इज फिक्स्ड एंड वी कैन मेजर दैट एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला। आप सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर बात किलो जूल पर मोल में चलती है। अगर बात जूल पर एटम में चलती है तो ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं। बेसिकली हमारा यही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किलो जूल पर मोल के लिए, एटम के लिए। देखो यूनिट बदलेगी तो फार्मूला बदल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यूज़ बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करेंगे तो सेकंड फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो जिसकी नीड हो। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी कल की क्लास में, हम थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा आपको और समझ आने लगेगा। अभी थ्योरी है, फार्मूलाज को लर्न करना है, तो हो सकता है आपको लगे कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी। ओके, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधा वैल्यू पुट करके जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बोर का मॉडल एक्सप्लेन करो। न्यूमेरिकली आएगा और न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। अब देखो, अगर हम किसी एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी फाइंड कर सकते हैं तो एनर्जी लेवल के लिए हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम की न्यूक्लियस से, किसी भी शेल की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स है तो मतलब रेडियस भी फिक्स है। अगर रेडियस फिक्स है तो उसकी वैल्यू भी तो फाइंड होनी चाहिए ना। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी वी हैव द फॉर्मूला, that is r is equals to n² h² upon 4 pi² mze²। by this formula you can measure the radius of any energy level। इसमें भी बेटा जी n² और z के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी कांस्टेंट हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि r is equals to a0 n² अपॉन z। a0 जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंगस्ट्रॉन्ग इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, मीटर में जैसे मर्जी लिख सकते हो। आपने ये वाले फार्मूला भी याद करने हैं, ये वाले भी करने हैं, क्योंकि कई बार ये फार्मूला काम नहीं आता, ये वाला लिखना पड़ता है। तो सारा फार्मूला आपको आना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं करना, हम बात सिर्फ फार्मूलाज की ही कर रहे हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट आ जाइए, एनर्जी फाइंड कर ली, रेडियस फाइंड कर ली। बोहर कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो डिफरेंट एनर्जी लेवल में। कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी भी फाइंड की जा सकती है। वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है, दैट इज़ Vn इज इक्वल्स टू V0 Z/n। V0 भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हियर आर द वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी। 3 फॉर्मूले आपके पास गिवन है। इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो एनर्जी भी, रेडियस भी, वेलोसिटी भी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, कौन से एनर्जी लेवल में, कितनी रेडियस है, कौन से एनर्जी लेवल में, कितनी वेलोसिटी है, कौन से एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, हैंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन। Thus we can say that energy of an electron is quantized। अब वो ये कहता है बेटा सुनो, क्वांटाइज का मतलब क्या है। हमने ये बात करी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, मान लो मेरे पास ये एटम है, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो इस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है।
जब वो उसमें रिवॉल्व करेगा तो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। अगर एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, ना तो वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। जब एनर्जी की वैल्यू फिक्स होगी तो फिक्स वैल्यू के लिए ही मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब फिक्स ही होता है एक तरीके से, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज फिक्स्ड, दैट मीन इट इज़ क्वांटाइज। इट विल नेवर चेंज व्हेन नेवर टिल द इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। जब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी मतलब क्वांटाइज रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom can have definite value. The angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. Firstly listen, angular momentum होता क्या है? देखो, जब भी कोई बॉडी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, आपने मोमेंटम तो वर्ड सुना ही हुआ है 9th-10th में। मोमेंटम होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो उसका मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करते हैं तो उसका मोमेंटम आ जाता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, और जो मोमेंटम होता है वो भी एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ तभी आएगा जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ये सारी टर्म फिजिक्स में आएगी, वहाँ ज़्यादा डीपली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है हमेशा mvr, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो किसके इक्वल होता है? nh अपॉन 2 पाई। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का मतलब प्लांक कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी nh अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। यहाँ पर हमने 4 चीज़ें निकाल ली, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, एनर्जी रेडियस के लिए तो न्यूमेरिकल आता ही आता है, एज वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल द स्टेट इज देन कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट. Energy is emitted or absorbed when an electron jumps from one orbit to another. This state of atom is called excited state. हाँ जी स्टूडेंट्स, लिसन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम है, अब ये एटम के 2 एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बड़ा शरारती है। इलेक्ट्रॉन कहता कि मैं पहले एनर्जी लेवल में जा रहा हूँ, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन कहता मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल में हूँ बट मैं प्रमोशन चाहता हूँ, मुझे दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है। जब तक तो ये एक ही एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा तब तक तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इज़ इन ग्राउंड स्टेट, नॉर्मली स्टेट में है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन में ये चीज़ आएगी कि नहीं यार दूसरे स्टेट में चलते हैं ना, जब वो दूसरे स्टेट में जाएगा, अगर वो लोअर से हायर शेल में जा रहा है, देखो ये फर्स्ट है वो सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तभी वो यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी, इस एनर्जी लेवल की वैल्यू ज़्यादा होगी। एनर्जी लेवल 1 की वैल्यू कम होगी, 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाना चाहता है, अगर हायर टू लोअर जाना चाहता है, हायर टू लोअर जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन wants to jump from lower to higher shell, it absorb energy, and when any atom wants to jump from higher to lower shell, it will emit it energy. उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट होती है उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जंपिंग के टाइम पे जो स्टेट होगी वो एक्साइटेड स्टेट होगी। जब तक एक ही शेल में पर्टिकुलरली रिवॉल्व करेगा तो उसकी स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। ओके, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कितनी एनर्जी को वो लूज़ करता है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? देखो, मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 है, सेकेंड एनर्जी लेवल की वैल्यू 5 है, तो मुझे पता है ना इनका डिफरेंस कितना रहेगा? इनका डिफरेंस 3 रहेगा।
चाहे 3 एब्जॉर्ब करना पड़े, चाहे 3 एमिट करना पड़े। ओके, क्योंकि हर एनर्जी लेवल की वैल्यू फिक्स है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी फिक्स होगा, और वो डिफरेंस कितना होता है, एच न्यू होता है। ये मैंने वी नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है न्यू। जब हम वी को थोड़ा फोल्ड कर देते हैं तो उसे न्यू बोलते हैं। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्यों? क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना लोअर टू हायर या हायर टू लोअर शेल में, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी हमेशा लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और एमिट करता है तब भी लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। इसीलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू को लिया गया। न्यू की वैल्यू होती है बेटा सी अपॉन लैम्डा। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वी विल हैव डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे सभी बोर के पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बोर के सारे पोस्टुलेट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। ये चीज़ आपने आज ज़रूर कवर अप कर लेनी है ताकि कल की क्लास में मैं आपको आगे का टॉपिक करवा सकूं और इसके कुछ न्यूमेरिकल करवा सकूं। ओके, बोर का मॉडल थोड़ा लॉन्ग है, अभी मैंने आपको ये समझ लो आधा ही करवाया, आधा पढ़ा है। ओके, ये सिर्फ पोस्टुलेट हुए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी हमें करनी है। अभी 2-3 बातें इसके अंदर और नहीं, हम कल बात करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना इनफ है। ओके, हैव अ नाइस डे।